नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सोशल फॉरेस्ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामाजिक वनीकरण। आज की वीडियो में हम लोग प्रमुख रूप से क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले कि सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का उपयोग जो कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, भारत में सोशल फॉरेस्ट्री का उपयोग कब किया गया था, और सोशल फॉरेस्ट्री के लिए जो हम प्लांट का जो एक सिलेक्शन करते हैं तो किस प्रकार के प्लांट को हम सोशल फॉरेस्ट्री में प्राथमिकता देते हैं, उसके लिए सजेशंस क्या क्या हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सोशल फॉरेस्ट्री के प्रकार टाइप कितने हैं, कौन कौन से हैं। फिर जानेंगे सोशल फॉरेस्ट्री के एडवांटेज क्या हैं, और लास्ट में जानेंगे कि कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोशल फॉरेस्ट्री को डिग्रेड करते हैं या उसके ख़त्म होने को, उसको नुकसान पहुंचाने का कारक बनते हैं। देखिए, नाम से स्पष्ट है सोशल फॉरेस्ट्री, हिंदी में सामाजिक वनीकरण। अगर इस शब्द का हम लोग लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ देखें तो सोशल फॉरेस्ट्री का मीनिंग ये है कि समुदाय के लोगों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा जो बंजर खाली ज़मीनें जो पड़ी हुई हैं, जैसे गांव में या कहीं पर भी से ग्राम समाज की ज़मीन है, रोड के आसपास जो खाली ज़मीन रहती है, रेलवे लाइन के आसपास की जो मतलब ज़मीन है, ऐसे जगहों पर प्लांटेशन करना, या फिर इसी को हम लोग बोलें कि सोशल फॉरेस्ट्री का एम क्या है, एफॉरेस्टेशन। मतलब प्रीवियसली जहाँ पे कभी वेजिटेशन नहीं रहा किसी कारण से, तो ऐसे खाली जगहों पर हम लोग क्या करें, पेड़ पौधों वनस्पतियों को लगाएं। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तो हम लोग प्लांटेशन जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जो ग्रीन बेल्ट है, जो ग्रीन मतलब कवर है, हम लोग के आसपास का क्या करेगा, बढ़ेगा। इससे सबसे बड़ी समस्या जो होगी ग्लोबल वार्मिंग की, वो कम होगी, CO2 लेवल हमारा कम होगा। पौधे CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देंगे, और जो भोजन की जो व्यवस्था करते हैं, तो ऑक्सीजन जितना ज़्यादा हमारे आसपास रहेगा, हमारा इन्वायरमेंट उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा, बायोडाइवर्सिटी हमारी रिच होगी, तमाम सारे जो पेड़ पौधे, इनसे हमें खाना बनाने के लिए, जलाने के लिए लकड़ी मिलेगी, फल मिलेगा, जो है कि फूल मिलेगा, तमाम प्रकार की आयुर्वेदिक दवाएँ मिलेंगी, और इससे बड़े लेवल पर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अब यह है कि इसका उपयोग कब किया गया था, तो 9th कॉमनवेल्थ का आयोजन, 9th कॉमनवेल्थ जो फॉरेस्ट्री का आयोजन 1968 में दिल्ली में हुआ था। तो इस कॉमनवेल्थ में सबसे पहले सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का उपयोग किया गया था। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में 1976 में एक कमीशन का गठन हुआ जिसका नाम था कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, और उस कमीशन में इसका जिक्र किया गया था, और इसका उद्देश्य यही था कि जो पब्लिक या प्राइवेट लैंड है उस पर प्लांटेशन करना, पौधों को ग्रो कराना। फिर इसमें कुछ जो सुझाव दिया गया कि अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू, तो किन किन स्पीसीज को, कैसे कैसे पौधों को हम लोग उसमें वरीयता दें। तो उसमें देखिए 2-3 पॉइंट हम लोग अभी डिटेल पढ़ेंगे। 2-3 पॉइंट सबसे कॉमन क्या है कि हम लोग वहाँ पर जो लोकल जातियाँ हैं, जो पेड़ पौधों की लोकल जातियाँ, स्थानीय जातियाँ हैं, उनको हम प्राथमिकता दें। अब इसका लाभ क्या होगा कि अगर लोकल जाति होगी या लोकल स्पीसीज होगी तो वो बहुत ही आसानी से उस लोकल इन्वायरमेंट के लिए क्या हो जाएगी, एक तरीके से बिल्कुल फिट बैठेगी और बहुत आसानी से एडजस्ट कर लेगी। ऐसी स्पीसीज को हम लोग बढ़ावा दें वहाँ पर जो कम वाटर मिनरल की रिक्वायरमेंट करें, जिनका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट हो, जो हार्डी टाइप के हों। इससे क्या हो जाए कि हम कम समय में, कम खर्च में इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाए, जिससे क्या हो जाए कि यह जो जंगली जानवर हैं या जो घरेलू जानवर हैं, इनकी पहुँच से क्या करें, ऊपर चले जाएँ। अब हम लोग अगर बात करें टाइप की, तो सोशल फॉरेस्ट्री के हम लोग 5 टाइप पढ़ेंगे, जिसमें कॉमन क्या है, जैसे मतलब फार्म जो फॉरेस्ट्री है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, एक्सटेंशन या जो कि मार्जिनल जो मतलब फॉरेस्ट्री है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें
एडवांटेज देखिए क्या है। एडवांटेज तो हम लोग यहाँ पे 8-10 पॉइंट पढ़ेंगे। फिलहाल बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे कुछ कॉमन में क्या हो गया कि सोशल जो कि फॉरेस्ट्री से हमारा जो सॉयल है उसका कंजर्वेशन बढ़ता है, सॉयल का संरक्षण बढ़ता है, सॉयल इरोशन कम होगा, बायोडाइवर्सिटी हमारी रीच होगी, तमाम ईंधन की जो है सस्ते दाम पर ईंधन की या उसके लिए जो मतलब लकड़ी है उसकी जो व्यवस्था हो जाएगी, फल फ्रूट की व्यवस्था हो जाएगी, तमाम आयुर्वेदिक दवाओं के जो कि रिसोर्स हमें मिल जाएंगे, ये तमाम सारी चीज़ें। अब हम लोग एक एक करके डिटेल आते हैं। देखिए सोशल फॉरेस्ट्री या जिसको हम बोलते हैं सामाजिक वनीकरण, नाम से स्पष्ट है। तो क्या बताएगा कि टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वाज फर्स्ट यूज्ड बाय मिस्टर वेस्टोबी एट 9th कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री इन जो कि दिल्ली इन 1968। मीनिंग सबसे पहले सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का उपयोग करने का जो श्रेय है वह 9वें कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री सम्मेलन जो 1968 में दिल्ली में हुआ था, उनमें एक जो साइंटिस्ट थे इस कार्यक्रम को जो मतलब लीड करने वाले, जिनका नाम था मिस्टर वेस्टोबी, उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया था। तो इनके इस शब्द का उपयोग करने का भी ध्येय उस समय यही था कि सोशल फॉरेस्ट्री से उन्होंने नाम दिया कि समाज के लोगों के द्वारा, समुदाय के लोगों के द्वारा ये खुद अवेयरनेस, खुद जागरूक हों और जो घर के आसपास जो खाली ज़मीन है उस पर हम अधिक से अधिक प्लांटेशन लगाएं, जिससे क्या हो, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा इकोसिस्टम क्या हो, हेल्दी हो। क्योंकि उसमें जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य रह रहे हैं, उनका इससे मतलब सोशल फॉरेस्ट्री से एक प्रकार से डायरेक्ट संबंध है। तो सोशल फॉरेस्ट्री जितना रिच होगी उतना इन्वायरमेंट हेल्दी होगा और उतना हम लोग हेल्दी होंगे। इन इंडिया कॉन्सेप्ट वाज कॉइंड बाय नेशनल कमीशन ऑन जो कि एग्रीकल्चर इन 1976। भारत में 1976 में एक कमीशन, एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम था नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, और इस कमीशन में सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का जिक्र किया गया। अब इसका एम क्या था भारत के लिए, तो आगे लिखा टू प्रमोट कम्युनिटी बेस्ड प्लांटेशन ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट लैंड। मतलब भारत में 1976 में जो सोशल मतलब फॉरेस्ट्री शब्द का यूज किया गया, इसका मतलब यही था कि पब्लिक या प्राइवेट मतलब जो ग्राम समाज की ज़मीन है या किसी की व्यक्तिगत ज़मीन है उस पर प्लांटेशन करना, जिससे क्या हो कि हमारा जो इकोसिस्टम वो ग्रीन हो, हमारे इकोसिस्टम में वनस्पतियों, पेड़ पौधों की संख्या बढ़े, जिससे CO2 लेवल कम हो, तमाम सारे जो लाभ हो हमें, उससे हम लोग लाभान्वित हो। अब अगर हम लोग परिभाषा के रूप में देखें, सिंपल परिभाषा, तो सोशल फॉरेस्ट्री इज द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, एफॉरेस्टेशन ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट लैंड। देखिए सोशल फॉरेस्ट्री क्या था, सोशल फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट का मैनेजमेंट भी शामिल है, उनका प्रोटेक्शन भी शामिल है और प्लस एफॉरेस्टेशन भी है। देखिए कई बार बताया गया था कि एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब कोई ऐसा स्थान जहाँ पर पहले प्रीवियसली कोई पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ नहीं थी किसी कारण से, तो ऐसे जगहों पर अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो इसको हम लोग एफॉरेस्टेशन बोलेंगे। रिफॉरेस्टेशन मतलब पहले वनस्पतियाँ वहाँ रही हों, किसी कारण से डिजीज लग जाने से, फ्लडिंग के बाढ़ आ जाने से, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाने से वो ख़त्म हो गए हों, और फिर उसी जगह पे हम नेक्स्ट टाइम क्या करें, प्लांटेशन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन मतलब आप लोग जान ही रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या था कि वनों की कटाई करना किसी कारण से। ठीक, अब प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सजेशन फ्रॉम प्लांट स्पीसीज सिलेक्शन। अगर किसी एरिया में, किसी राज्य में सोशल फॉरेस्ट्री जो प्रोग्राम चल रहा है, तो इनमें हम किन किन पौधों को सेलेक्ट करेंगे या पौधों का सिलेक्शन करते समय हमने किन पॉइंट को अपने दिमाग में रखें, किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए पहला क्या है, द प्लांट स्पीसीज सेलेक्टेड शुड बी लोकल या फिर इंडेमिक। दोनों का मतलब एक ही, स्थानीय। मतलब जब हम प्लांट स्पीसीज का सिलेक्शन करेंगे तो ये बात ध्यान रखेंगे कि प्लांट स्पीसीज उस एरिया की स्थानीय स्पीसीज, लोकल स्पीसीज हो।
तो स्थानीय लोकल का बस इतना ही तात्पर्य है कि अगर लोकल स्पीसीज रहेगी तो वहाँ के इन्वायरमेंट में बिल्कुल एक तरीके से परिचित रहेगी, आसानी से एडजस्ट कर जाएगी, हमें ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, प्लांट स्पीसीज सो रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसी स्पीसीज को हम लोग बढ़ावा देंगे, वहाँ पे ग्रो कराएंगे जिनकी ग्रोथ रेट मतलब जिनका वृद्धि और विकास क्या हो, फास्टली हो। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम लोग कहीं पे प्लांटेशन कर दिए, ऐसे स्पीसीज को हम लोग प्राथमिकता दिए जो बहुत धीमी गति से ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पे संभावना ये है कि कोई भी जंगली जानवर या घरेलू जानवर जो हम लोग ले जाते हैं चराने के लिए, जानवरों क्या करते हैं वो उसको ग्रेज कर जाए, चढ़ जाए, खा जाए, नुकसान पहुँचा जाए। फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज रहेगा तो क्या मीनिंग, बहुत कम समय में वो बहुत तेज़ी से ऊपर निकल जाएगा, तो वहाँ पर संभावना ये होगा कि उसके नुकसान होने की कम हो जाएगी। तीसरा, स्पीसीज प्रोवाइडिंग फ्यूल, फ्रूट, सीड, फोडर, ग्रीन मैन्योर्स, मेडिसिन, और हम ऐसी स्पीसीज को भी प्राथमिकता दें, लगाएं जिनसे आगे चल कर के हमें जलाने के लिए लकड़ी भी प्राप्त हो जाए, फूल भी प्राप्त हो, फल भी प्राप्त हो, दवाएं भी प्राप्त हो, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे लोकल, जो हमारी डिमांड है, जो लोकल पब्लिक की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। तो इससे ये हो गया ना कि हम लोग प्लांटेशन भी कर रहे हैं, उसके बदले में हमें जो कि हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल प्योर हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, भोजन, तमाम अन्य चीज़ें भी हमें मिलें जिससे हम क्या करें, लाभान्वित होंगे, तो हमारा जो डाइवर्जन होगा हम लोगों का उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा। और नेक्स्ट है, द प्लांट स्पीसीज शुड बी हार्डी, मतलब ऐसे प्लांट स्पीसीज को हम लोग प्राथमिकता दें जो थोड़ा सा कठोर हो, स्पाइनी, कांटेदार टाइप की हो। इसका पीछे का रीजन वही है कि अगर स्पीसीज कोई कठोर होगी, कड़ी होगी या स्पाइनी, कांटेदार होगी, तो जो जंगली जानवर हैं या घरेलू जानवर जो है, डोमेस्टिक एनिमल हैं, वो उनको चरने से बचेंगे। जब चरने से बचेंगे तो संभावना ये रहेगी कि वो आसानी से ग्रो कर जाएंगे। अगला पॉइंट है, प्लांट स्पीसीज शुड रिक्वायर लो वाटर एंड फर्टिलाइजर, ऐसे हम वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को प्राथमिकता दें जिनको पानी और मिनरल की कम आवश्यकता पड़े। मीनिंग क्या, अगर हम लोग कहीं प्लांटेशन कर दिए, अगर उनको ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या अगर हमारा खर्च ज़्यादा हो जाएगा, जो संभव है नहीं। तो ऐसी स्पीसीज को हम लोग बढ़ावा दें जो कम खर्च में आसानी से ग्रो, जैसे नीम है, बबूल है, जामुन है, क्या ये स्पीसीज कहीं पे देखो इनके बीज किसी मतलब एनिमल के माध्यम से, बर्ड के माध्यम से कहीं चले जाते हैं, बहुत आसानी से ग्रो करके अपने आप में बढ़ जाते हैं, तो ऐसी स्पीसीज को हम लोग प्राथमिकता दें। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सेलेक्टेड स्पीसीज हैव एबिलिटी टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी, और ऐसी स्पीसीज हों, ऐसी स्पीसीज को हम लोग मतलब बढ़ावा दें जो कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाते रहें। तो जब मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती रहेगी तो लाभ ये मिलेगा कि जो हम अगले नेक्स्ट में या जो भी वहाँ पे प्लांटेशन या एग्रीकल्चर करेंगे उसका हमें डायरेक्ट लाभ मिलेगा कि प्रोडक्टिविटी हमारी बेहतर होगी, ज़्यादा होगी। अगला था, सेलेक्टेड स्पीसीज शुड हैव हाई कैलोरिक वैल्यू, ऐसे स्पीसीज को हम लोग प्राथमिकता दें जिनकी कैलोरिक वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब शुद्ध ठेठ भाषा में अगर देखें तो ऐसी लकड़ी, ऐसे पौधों को प्राथमिकता दें जो बहुत धीमी गति से जलते, मतलब जिनमें आँच या एनर्जी क्या हो, ज़्यादा निकले। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगर बबूल है, जामुन है, इनकी लकड़ी को आप लोग जलाएंगे तो बहुत धीमी गैस से लकड़ी जलती है, और जलने के बाद इसमें बहुत लंबे समय तक क्या होती है कि इसमें एनर्जी बनी रहती, आँच निकलती रहती। अब वही पीछे गूलर है, बांस है, इनको आप लोग जलाएंगे, इसमें धुआं कम निकले, धुआं ज़्यादा निकलता है, और जैसे जले तुरंत कुछ मिनट में क्या होती है, जल के लकड़ी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी लकड़ी, या अगर ऐसे न समझ में आए तो आप लोग जैसे कोयले को जला रहे होंगे तो देखेंगे कोयला क्या आता है, बहुत आराम से धीमी गति से धीरे धीरे जलता है। तो ऐसे ईंधन की कैलोरिक वैल्यू क्या आती है, ज़्यादा होती है। अब एग्जाम्पल में क्या क्या एग्जाम्पल है, एकेसिया बबूल हो गया, एल्बिजिया सीरिस हो गया, कैजुराइना डेलबर्जिया जिसको हम लोग शीशम बोलते हैं, सिजाइजियम जिसको हम लोग जामुन बोलते हैं। मतलब कॉमन में अगर हम लोग देखें तो बबूल है, सीरिस है, जो कैजुराइना है, शीशम है, जामुन है, ठीक है, नीम है, ऐसी स्पीसीज को हम लोग प्राथमिकता दें क्योंकि ये कम खर्च में अब बहुत तेज़ी से फास्टली ग्रो करते हैं। अब प्रश्न आता है अगला टॉपिक का, टाइप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, मीनिंग कि सोशल फॉरेस्ट्री के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर सोशल फॉरेस्ट्री के हम लोग 5 टाइप पढ़ेंगे। पहला क्या है, फार्म फॉरेस्ट्री, या इसी को हम लोग कहें कि किताबों में फार्मर फॉरेस्ट्री लिखा है।
तो फार्म या फार्मर फॉरेस्ट्री मतलब हो गया कि इसमें किसान जो होता है अपने खुद की ज़मीन पर क्या करता है, प्लांटेशन करता है। फार्म फॉरेस्ट्री मतलब इसमें किसान अपनी खुद की ज़मीन पर क्या करेगा, वो प्लांटेशन करता है। तो अगर ऐसा है तो उसको हम लोग फार्म फॉरेस्ट्री बोलेंगे। एक्सटेंशन जो कि फॉरेस्ट्री, ऐसी को हम लोग मार्जिनल फॉरेस्ट्री भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि पब्लिक लैंड पर हम लोग क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। पब्लिक लैंड का मतलब क्या, जैसे रोड के दोनों साइड की ज़मीन हो गई, कैनाल के दोनों साइड, रेल लाइन के आसपास जो खाली ज़मीन होती हैं वहाँ पर प्लांटेशन जो किया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन या मार्जिनल फॉरेस्ट्री। तीसरा है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। देखिए नाम से स्पष्ट है, समुदाय मतलब किसी पर्टिकुलर गांव, विलेज लेवल पर, पंचायत लेवल पर लोगों के द्वारा उस गांव में, पंचायत में जो ग्राम समाज की ज़मीन हो वहाँ पर प्लांटेशन किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। क्या लिखा गया है, ट्री ऑन विलेज लाइन। कम्युनिटी मतलब फॉरेस्ट्री मतलब क्या गया कि ग्राम सभा में या पंचायत स्तर पर जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं वहाँ पर उस ग्राम सभा या पंचायत के लोगों के द्वारा अगर प्लांटेशन किया जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री बोलेंगे। अगला है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन, मतलब इसमें दोनों साथ होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी का खेत है तो खेत में अपने खेती करेगा, एग्रीकल्चरिंग करेगा, लेकिन किनारे किनारे उसके क्या करेगा, प्लांटेशन लगा देगा, पौधों को लगा देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री। लिखा गया कि हाँ, एग्रो फॉरेस्ट्री में यही हो गया, इसका मीनिंग है कि इसमें हम लोग खेती और प्लांटेशन दोनों साथ करते हैं। तो इसमें ज़मीन के अपने खेत के किनारे किनारे, मेड़ के किनारे किनारे इसमें हम पौधों को लगा देते हैं। विशेषकर ऐसे पौधे जो झाड़ीदार टाइप के न हों, जो उड़ी हों और बहुत कम समय में काफ़ी लंबे हो जाएं। तो किनारे किनारे रहेंगे तो छाया भी बहुत ज़्यादा नहीं आती है, इससे हमारे पौधों की जो खेती करते हैं उसकी किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस नहीं होता है। इनकी पत्तियाँ गिरती हैं और सड़ करके खाद भी बन जाती हैं, तो दोनों काम इसमें हो जाता है। और पाँचवा है अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन मतलब शहर, मीनिंग क्या गया, जैसे क्या था आजकल शहर की स्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि शहर में क्या है, कहीं पर भी थोड़ी सी भी ज़मीन नहीं है। हर जगह क्या है, लोग एक तरीके से अतिक्रमण कर लिए हैं। हर जगह स्कूल है, कॉलेज, कहीं कुछ ना कुछ बिल्डिंग चीज़ें वहाँ बन रही, हॉस्पिटल बन रहा है, रोड बन रहा है। तो अर्बन फॉरेस्ट्री मतलब शहरों में जैसे पार्क हैं या जहाँ पर भी अगर इस प्रकार की ज़मीन है तो ऐसे जगहों पर जो है कि प्लांटेशन करना अर्बन फॉरेस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट पर हम लोग आते हैं, एडवांटेज ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का महत्व क्या, लाभ क्या है, अगर हम लोग प्लांटेशन को बढ़ाते हैं तो इसका क्या लाभ मिलेगा। तो पहला पॉइंट यहाँ बता रहे हैं, सॉइल कंजर्वेशन। जितना ज़्यादा हम लोग प्लांटेशन करेंगे तो इसका लाभ ये मिलेगा कि जो हम लोगों का मिट्टी का संरक्षण होगा वह बढ़ेगा। अब जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं कि ग्रीन वेजिटेशन जितना ज़्यादा रहेगा, पेड़ पौधों की पत्तियां मिट्टी के कणों को बांधे रखती हैं। अगर बारिश होती है तो बारिश में अगर पेड़ पौधे बीच में आ गए तो क्या होता है, पानी की जो बूंदें हैं उसका प्रवाह, उसका वेग कम हो जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव जो होगा, इरोशन जो कम हो जाएगा। पेड़ पौधे जो होते हैं वो रहने से उनका आता है मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेहतर होती है, तो इससे हमारा वाटर टेबल बढ़ेगा, तमाम सारे इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल सॉइल इरोशन। जितना ज़्यादा ग्रीन वेजिटेशन रहेगा, ग्रीन कवर रहेगा, तो मिट्टी का जो कटाव, सॉइल इरोशन, देखिए चाहे वाटर के द्वारा हो चाहे एयर के द्वारा हो, क्योंकि अगर ज़मीन हमारी खाली है तो अगर वहाँ पर ऊसर बंजर टाइप की हो जाएगी, खाली रहेगी, तो हवा के द्वारा होगा तो क्या होगा, वह मतलब इरोशन हो गया एयर के द्वारा। पानी के द्वारा भी ऐसी मिट्टी, जो खुली मिट्टी, ओपन खेत हो, उनमें ज़्यादा इरोशन होता है। अगर वहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं तो एयर के द्वारा इरोशन, वाटर, दोनों द्वारा क्या होता है, कम होता है। तो हम लोग सॉइल इरोशन कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी। प्लांटेशन करने से क्या होता है, हम लोगों के खेतों की उर्वरक क्षमता, उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता होती है। और दूसरी बात क्या गया कि जब हम प्लांटेशन करेंगे तो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, उनकी टहनियां हैं, फल फ्रूट है, क्या होता है, टूट के गिर जाते हैं और कुछ समय बाद ये आसानी से डिग्रेड होकर सड़ जाते हैं और खाद बन जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग खेतों की क्वालिटी, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है रिड्यूस CO2 लेवल। मतलब पौधे इकलौते ऐसे प्राणी हैं या ऑर्गेनिज्म हैं
पूरे ब्रह्मांड की जिनके अंदर CO2 को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। ग्लोबल वार्मिंग समस्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, हम लोग पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। तो इसीलिए तो हम लोग जितना ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे तो पौधे क्या करेंगे, CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे CO2 लेवल कम होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्या होगी, कम होगी। और ग्लोबल वार्मिंग का जो परिणाम उससे हमें क्या होगा, राहत मिलेगी। नेक्स्ट है रिक्लेमेशन ऑफ वेस्टलैंड। अगर हम प्लांटेशन जो है कि बढ़ाते हैं, एफॉरेस्टेशन करते हैं, तो जो एक तरीके से अनुपजाऊ ज़मीन है जिनका कोई उपयोग नहीं है, ऐसी जगहों पे क्या उन जगहों का यूज हो जाएगा, मतलब ऐसे खेतों का मिट्टी का एक तरीके से उद्धार या सुधार हो जाएगा। अगला पॉइंट है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। प्लांटेशन करने से, ग्रीन वेजिटेशन जो कि बढ़ने से क्या होता है कि उस एरिया का जो ग्राउंड लेवल, वाटर लेवल जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो हम लोग प्लांटेशन करके अपने एरिया में वाटर टेबल को आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी इम्प्रूवमेंट। बायोडाइवर्सिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैव विविधता मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में जो विविध प्रकार की पेड़ पौधे, जीव जंतु, माइक्रोब की जातियां हैं, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारा प्लांटेशन होगा, जितना ज़्यादा ग्रीन बेल्ट हमारा बढ़ेगा, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी उतना रिच होगी। तो बायोडाइवर्सिटी जितना ज़्यादा रिच होगी, हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी होगा और हम लोग हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट है 8वां सप्लाई फ्यूलवुड। प्लांटेशन ज़्यादा होगा तो इससे हमें खाना बनाने के लिए गांव में या जो मतलब ग्रामीण है, आज भी क्या है वहाँ पर लगभग देखा जाए तो 60-70% लोग ऐसे हैं जो जिनके यहाँ खाना गोबर के गोईठे पर या लकड़ी के द्वारा बनता है। तो मतलब क्या होगा कि वहाँ पर उनको सस्ते दाम पर क्या होगी, लकड़ी मिल जाएगी जलाने के लिए। और अगला सोर्स ऑफ फोडर एंड टिम्बर। प्लांटेशन ज़्यादा होगा तो हमें सस्ते दाम पर या फ्री में हम लोगों की लकड़ियाँ मिल जाएंगी और जानवरों के लिए चारा की व्यवस्था हो जाएगी। 10वां है क्लाइमेट रेगुलेशन। पेड़ पौधों के मतलब बढ़ने से, बायोडाइवर्सिटी रिच होने से हमारा जो क्लाइमेट है वो भी क्या होगा, वो रेगुलेट होगा। क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट रेगुलेट का मतलब क्या है, जो नॉर्मल क्लाइमेट है, हेल्दी क्लाइमेट हमारा होगा, जिससे आसानी से पेड़ पौधे, जीव जंतु सब क्या होंगे, सब हेल्दी रहेंगे, किसी प्रकार कोई डिजीज या समस्या किसी में नहीं होगी। और अगला पॉइंट है इस मतलब जो टॉपिक का लास्ट हेडिंग, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री रहेगा यहाँ पर, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। इसका मीनिंग हो गया ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो सामाजिक वनीकरण को नष्ट करते हैं। अब देखिए क्या है, इंक्रीज एग्रीकल्चरल लैंड। सबसे प्रमुख कारण है कि जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो हम लोग क्या है, हम लोग खेती बाड़ी युक्त जो ज़मीन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसका उपयोग घर बनाने में, स्कूल कॉलेज बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, रोड बनाने में यूज कर ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसका क्या रहा है, उसका डायमीटर बढ़ रहा है। जैसे है ना कि जो घर परिवार क्या है, जैसे आज के 20 साल पहले अगर देखा जाए तो घर परिवार में संख्या, अगर सदस्य की संख्या क्या थी, 10 थी, तो वर्तमान में क्या हो गया, वो 50 हो गए। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जो इस प्रकार की ज़मीन, जो खाली ग्राम समाज की GS की ज़मीन है या ऐसे भी जो ज़मीन, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका अतिक्रमण करके खेती बाड़ी में यूज कर रहे हैं। तो खेती बाड़ी में यूज कर रहे हैं, रोड तमाम सारी चीज़ों को बनाने में यूज करते, इससे क्या जाएगा, इस प्रकार की ज़मीन जो कि घटती जाएगी, जिससे क्या वहाँ पर वेजिटेशन या प्लांटेशन घटेगा। अगला ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब अति दोहन, मतलब हम लोग बिना वजह का, बिना आवश्यकता के पेड़ पौधों की कटाई करना है, उनको नुकसान पहुंचाना। देखिए एक चीज़ कॉमन है जैसे किसी गांव में, किसी मतलब ग्राम सभा में कोई तालाब पोखरा जहाँ पर तमाम सारे पेड़ पौधे हैं। अब बाय द वे किसी को आवश्यकता है कि वो एक आध टहनी, एक आध स्टेम या डाल को अपनी आवश्यकता के लिए काट लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग गांव में होंगे जो बिना आवश्यकता के एक व्यक्ति काट के लिया तो वो भी जाकर काट लें, कोई दूसरा जाएगा तो पूरा पेड़ ही काट के गिरा देता है। तो ये जो हम लोग के अंदर जो क्या है, एक तरीके से जो समस्या, मानसिक समस्या है, इससे हमें बाहर आना होगा। मीनिंग हो गया कि हम लोग पौधों का अति दोहन न करें किसी भी तरीके से। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग, अति चारागाह, बहुत बड़ी समस्या। कई बार ये भी होता है जैसे किसी गांव में, कहीं किसी एरिया में 1-2 केवल फील्ड है, ग्राउंड है,
तो हम लोग जब बार बार उसी फील्ड पर या डेली जानवरों को ले जाते हैं चराने के लिए, तो जानवर क्या करते हैं कि उस घास को वेजिटेशन को पूरे जड़ से अच्छे से चर जाते हैं। और जब बार बार वहाँ पे घूमते हैं तो समस्या क्या होती है कि उनकी खुर से, उनके पैर से जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वह टूट जाती, नष्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे वहाँ पे बंजर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ओवर ग्रेजिंग से हम लोग बचें, इसको कंट्रोल करें। या तो हम क्या करें 15 दिन 20 दिन तक ले जाएं, फिर 15-20 दिन तक वहाँ पे फ्री कर दें, जिससे क्या जाए वहाँ पे वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को दोबारा से ग्रो करने का मौका मिल जाए। इस बात को ध्यान रखें। चौथा, लैक ऑफ अवेयरनेस। एक कारण ये भी है कि हम लोगों को जागरूकता की कमी है। जैसे प्लांट हमारे लिए किस किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इस बात को अगर हम लोग टीवी सीरियल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम, तमाम सारे तरीके से लोगों को अगर समझाया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के अंदर जागरूकता बढ़ेगी, तो हम लोग पेड़ पौधों को नुकसान होने से क्या करेंगे, बचाएंगे। अब जैसे कई बार ये भी होता है कि अगर पर्यावरण से संबंधित कहीं पर संगोष्ठी भी होती है, तो क्या होती है, संगोष्ठी किसी कॉलेज में, किसी परिसर के अंदर होती है, एसी रूम में होती है। वहाँ पे क्या है, जितने लोग टीचर या बच्चे बैठे हैं सब लोग जानने वाले हैं, सब लोग जानने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या उनके बीच वो चीज़ बताना, कहने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमें जागरूक करना है तो हमें नुक्कड़ सभा के माध्यम से या छोटा छोटा ग्रुप बनाकर हम लोग गाँव लेवल पर जाएँ और लोगों को उसके बारे में बताएँ, उसके महत्व को समझाएँ। तो इससे क्या, अगर लोगों के बीच में अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ेगी तो क्या करेंगे। जैसे सिंपल से अगर हम लोग देखें तो हिंदू धर्म क्या है कि जैसे पीपल है, जो बरगद है, जो तुलसी माता, इनको क्या है, इनको हम धर्म से जोड़े हैं, इनको हम किसी देवी देवता से जोड़ के रखे हैं। तो इसका मीनिंग क्या गया कि अब हम इनको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने से बचते हैं। अब इसमें क्या होता है, हफ्ते में एक बार अगर पूजा पाठ भी करते हैं तो क्या होता है, बहुत इतना सारा वाटर वहाँ जो कि प्लांट को मिल जाता है कि वो प्लांट आसानी से हरा भरा है। तो लोगों के बीच हम लोग इसको क्या करें, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से जोड़ें या उनको उसके महत्व के बारे में जागरूक करें, तब लोग जागरूक होंगे और स्वयं उसको क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है रैपिड अर्बनाइजेशन। तेज़ी से जो शहरीकरण बढ़ रहा है, जैसे किसी भी एरिया में क्या शहरीकरण का जो विकास इतना तेज़ी से हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे मतलब सोशल फॉरेस्ट्री के नष्ट होने का। भाई दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो लैंड है वो वहाँ पर है ना कि नई नई कॉलोनी, नई नई जो कि एरिया जो कि बसते जा रहे हैं। तो इससे इसको भी हमें रोकना पड़ेगा। और इसको कैसे रोकेंगे, जब तक हम पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे। तो एक पर्टिकुलर लॉ बना करके, नियम बना करके ईमानदारी पूर्वक हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ पे पहले कंट्रोल करें। जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तब जाके क्या होगा, जब पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल होगा तब इस समस्या हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्लडिंग, बाढ़ की समस्या। किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर बाढ़ आ जाती है तो इससे भी क्या होता है कि वहाँ पर जो पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, वो समूल नष्ट हो जाते हैं। तो हमें बाढ़ की समस्या को भी क्या है, जैसे कि मतलब मई जून के महीने में ही या बारिश के मौसम को आने के पहले हम लोग क्या करें, जो हम लोग के एरिया में तमाम सारे जो मतलब नदी हैं, जो नहर हैं, कैनाल हैं, इन सब की हम लोग क्या करें, साफ़ सफाई करा दें, जिसका लाभ भी मिलेगा। अगर बारिश भी होती है, पानी भी आता है तो आसानी से वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ही पानी ओवरफ्लो करके और जो हम लोग का जो कल्चर का एरिया, खेती बाड़ी का एरिया, गांव में क्या होता है, जाके भर जाता है। नेक्स्ट है ओवर पॉपुलेशन। ये भी बहुत बड़ा कारण है, जो हम लोग की एक तरीके से अनकंट्रोल जो ग्रोथ बढ़ रही है, मनुष्य की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये क्या पूरे समस्या का जड़ क्या है, ओवर पॉपुलेशन है। तो हम लोग क्या करें, लोगों को इसके नुकसान के बारे में बताएं, क्योंकि देखिए जो पॉपुलेशन है कोई चीज़ है, हम लोग नियम कानून बना करके काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी को डंडा मार करके किसी चीज़ को समझाया नहीं, जैसे जब तक कि वो व्यक्ति खुद मानसिक तौर पे उससे प्रेरित न, उससे प्रभावित न हो। तो हम हर लेवल पे क्या करें, हर जाति धर्म के लोगों को इसके बारे में बताएं कि ओवर पॉपुलेशन का नुकसान क्या हो रहा है, क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। उनको अगर हम समझाने में सफल हो जाते हैं, सरकार समझाने में सफल हो जाती है, या वो लोग खुद समझते हैं अगर, तभी इस चीज़ पे हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। अगला है इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण। ये भी बहुत बड़ी समस्या आजकल देखो, गांव लेवल पर आप लोग देखें तो हर गांव में अगर ईमानदारी से अगर वहाँ का मतलब जो डेटा देखा जाए तो हर गांव में 4-6-10 पोखरी होते हैं जो ग्राम समाज के हैं। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो उस गांव के जितने
रसूखदार लोग हैं, जो अच्छे एक तरीके से कहें सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे जो मजबूत व्यक्ति होता है, दबंग टाइप का व्यक्ति होता है, क्या करता है वहाँ ग्राम समाज की ज़मीन पर अपना मकान बना लिया या एक तरीके से उसको अपने अतिक्रमण में ले लेता है, अपने यूज में ले लेता है। तो इसको भी है कि सरकार हर मतलब ग्राम सभा में इसकी जांच करे और बारीकी से ऐसे स्थान को खाली कराए। तो जब ऐसे स्थान खाली होंगे तो वहाँ पर हम आसानी से पेड़ पौधों को प्लांटेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, लैक या लिटिल फाइनेंशियल सपोर्ट। एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि सोशल फॉरेस्ट्री के लिए सरकार के द्वारा जो फाइनेंशियल सपोर्ट, आर्थिक सपोर्ट है वो बहुत कम या नहीं है। तो कई बार ये भी होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने खेत में ही अगर जो कि फॉरेस्ट्री पौधों को लगाना चाह रहा, प्लांटेशन करना चाहता, सरकार अगर उसको कुछ क्या करे, एक तरीके से प्रोत्साहन राशि दे, लालच दे पैसे का, कि जो लोग इसे प्लांटेशन करेंगे तो उनको क्या है महीने का या साल का इतना जो कि सरकार की तरफ से दिया जाएगा, तो लाभ ये मिलेगा कि लोग उसके लालच में आकर के उससे प्रोत्साहित होकर के वो कार्य करेंगे। कई बार ये भी होता है कोई व्यक्ति प्लांटेशन किया बड़े लेवल पर और कोई बाय द वे आग लग गया या उसमें कोई रोग फैल गया, पूरी वनस्पति हमारी नष्ट हो गई। तो ऐसे में क्या सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार ऐसे लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करे। तो अगर इस बात पर सरकार ध्यान देती है तो इससे भी क्या है सोशल फॉरेस्ट्री जो है कि बढ़ेगी। अब हम लोग आज के वीडियो को अगर एक बार समरी के रूप में देखें तो सोशल फॉरेस्ट्री हम लोग अभी तक यही जाने कि सोशल फॉरेस्ट्री मतलब क्या आ गया कि जो प्रत्येक ग्राम समाज में जो ज़मीन है, प्रत्येक गांव में, ग्राम सभा में, पंचायत लेवल जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है, ऐसी ज़मीन पर, ऐसी जगहों पर पौधों को लगाना, प्लांटेशन करना, एफॉरेस्टेशन करना, रिफॉरेस्टेशन करना क्या कहलाता है सोशल फॉरेस्ट्री कहलाता है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि जितना ज़्यादा प्लांटेशन बढ़ेगा तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वह हेल्दी होगा, शुद्ध होगा, तो उसमें रहने वाले जो पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, हम लोगों के जीवन को खतरा कम रहेगा। प्लस हम लोग को सस्ते दाम पर अच्छे क्वालिटी की लकड़ी मिल जाएगी, तमाम सारी आयुर्वेदिक दवाओं के रिसोर्स मिल जाएंगे, ठीक है, फल फूल मिल जाएंगे, ये तमाम लाभ। और इससे हमारे क्या खेतों की फर्टिलिटी भी क्या होती, इम्प्रूव होती है। अब अगर हम लोग बात करें कि प्लांटेशन कैसे पौधों को हम लोग इसमें प्लांटेशन में ध्यान दें, तो हम लोग अभी जैसा पढ़े ऐसे पौधों को प्राथमिकता दें जो उस एरिया की लोकल हो, जिसे आसानी से वहाँ पर एडजस्ट कर जाए, लग जाए, ग्रो कर जाए। ऐसे पौधों को प्राथमिकता दें जो फास्ट ग्रोविंग हो, तेज़ी से वह ऊपर निकल, जिससे क्या हो जानवरों को नुकसान होने की संभावना से बच जाए। और हम लोग ग्रामीण लेवल पर, लोकल लेवल पर लोगों को जागरूक करें, अवेयरनेस करें पेड़ पौधों के बारे में, ताकि क्या हो कि कहीं पर अगर प्लांटेशन हो भी तो लोग नुकसान, कई बार ऐसा होता है कि किसी गांव के आसपास क्या हुआ प्लांटेशन जो कि किया गया सरकार के द्वारा, अब मालूम दिया कि शाम तक या अगले दिन आए तो वहाँ पे लगभग 50% प्लांट वहाँ से गायब। कई बार लोग होता है कि वहाँ से उखाड़ के लाके अपने घर पे लगा देते हैं। तो हम लोगों को जागरूक करें कि वह खुद क्या करें, खुद उस ऐसे पेड़ पौधों की देख रेख करें, अगर कोई नुकसान पहुँचा तो उसको समझाएं या नुकसान खुद न पहुँचाएं। इसके बाद क्या है, ऐसे पौधों को हम लोग प्राथमिकता दें जिनकी रिक्वायरमेंट लो, मतलब जो कम पानी, कम मिनरल की जिनको आवश्यकता हो, जिससे क्या हो जाएगा कि आसानी से हम कम खर्च में उनको ग्रो करा सकते हैं। ऐसे पौधों को प्राथमिकता दें जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रवृत्ति हो। तो ये तमाम सारे पॉइंट को अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग क्या सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ा सकते हैं। अपना जीवन, पेड़ पौधों का जीवन, जानवरों के जीवन को हम लोग सुखमय बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोग वीडियो को ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप लोग वीडियो पर जो कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे क्या हो हमें एक एनर्जी मिले, एक फीडबैक मिलता रहे और हम ऐसे ही सरल से सरल भाषा में आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।